सभी का बन्ने सिंह लांबा यूट्यूब क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम राजस्थान अध्ययन की श्रृंखला में राजस्थानी चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने राजस्थानी चित्रकला के दो वीडियो में राजस्थानी प्रारंभिक चित्रकला मेवाड़ स्कूल में हम पढ़ चुके हैं उदयपुर शैली और नाथद्वारा शैली। उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो में हमें मेवाड़ स्कूल की बची हुई शैलियां, उसके बाद मारवाड़ स्कूल की शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान चित्रकला से संबंधित चाहे आप आरपीएससी हो चाहे राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो, उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे कंटेंट में आरबीएससी की बुकें, राजस्थान बोर्ड की बुकें होती हैं, एनसीईआरटी की किताब और उसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें होती हैं जिनसे इस मैटर को उठाया जाता है। तो आज के लेसन में हम पढ़ते हैं देवगढ़ शैली। किस शैली के बारे में एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में अच्छी तरह इसको पढ़ सके। चलिए तो क्या पढ़ते हैं, देखो देवगढ़ शैली। क्वेश्चन शुरू से बन जाता है, देवगढ़ शैली का विकास किनके काल में हुआ। तो ये प्रश्न यहां से अटेम्प्ट होने के बाद आपका उत्तर आना चाहिए द्वारिकादास चुड़ावत, क्योंकि देवगढ़ किसका ठिकाना था? मेवाड़ का ठिकाना था। वहां के ठिकानेदार थे द्वारिकादास चुड़ावत। उनके समय ये देवगढ़ शैली विकसित हुई थी। और इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले इस शैली को दुनिया के सामने कौन लेके आया था? वो ले थे श्रीधर अंधारे। द्वारिकादास चुड़ावत को कैसे याद करोगे? देवगढ़ शैली, देवगढ़ में दया आ रहा है, तो देवगढ़ शैली किसके टाइम में विकसित हुई थी? दया से, द्वारिकादास चुड़ावत। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप एक हिंट मिल जाता है, दया का दय से आप मेल कर दोगे ना तो आराम से देवगढ़ शैली को किसके साल में विकसित हुई थी, किसके काल में विकसित हुई? तो आपको उत्तर होना चाहिए द्वारिकादास चुड़ावत के काल में यह विकसित हुई थी। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार इंपॉर्टेंट एग्जामिनर ये दे देगा, चोखा, बुगता, कवला और बैजनाथ किस शैली के चित्रकार हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए देवगढ़ शैली के चित्रकार हैं। एक साथ याद करो, चोखा, बुगता, कंवला और बैजनाथ। तो आप क्रम में बार बार 2-3 बार चोखा, बुगता, कंवला और बैजनाथ तो याद हो जाएंगे देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली के चित्रकार हैं। ये नाम दोबारा किसी भी शैली में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा ये प्रमुख चित्र अजारारी ओवरी, आपने तस्वीरों का कारखाना कहां पढ़ा था? उदयपुर शैली, मेवाड़ शैली में। तो अजारारी ओवरी कहां है? ये प्रश्न आ जाए तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? देवगढ़ शैली। क्या होना चाहिए? देवगढ़ शैली। तस्वीरों के कारखाने को क्या कहते हैं? तस्वीरों के कारखानों को कहते हैं चितेरों की ओवरी। तो चितेरों की ओवरी का संबंध तो किससे है? मेवाड़ या उदयपुर शैली से। लेकिन अजारारी ओवरी शैली का किसे संबंध है? तो देवगढ़ शैली। तो अजारा अलग है और चितेरारी ओवरी अलग है। तो आप अलग याद करना, अजारारी ओवरी का संबंध देवगढ़ शैली से है। ये आरबीएससी की पुस्तक है ना, उसमें यह दिया हुआ है। आरबीएससी की जो राजस्थान अध्ययन की किताब चलती है उसमें यह नाम दिया है, अजारारी ओवरी और मोती महल देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्र हैं। देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्र हैं। ये लाइन आपको अच्छी तरह याद करनी है, क्योंकि हमें आरबीएससी से संबंधित क्योंकि जब भी आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पेपर बढ़ाते हैं तो उनके सामने आरबीएससी और एनसीईआरटी प्लस हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें होती हैं। कोई गाइडेंस उनके साथ में नहीं होती, इसलिए आप इन चीजों को छोड़ ही नहीं सकते। बाकी एक्स्ट्रा मैटर याद करते हैं तो वो अलग मैटर है, लेकिन ये आपके कंटेंट में शामिल रहना चाहिए। इसका प्रभाव क्या है? देवगढ़ शैली में मेवाड़ शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, मारवाड़ शैली का और जयपुर शैली का। देखो तीनों शैलियों से प्रभावित है ये शैली।
जयपुर यानी ढूंढाड़ शैली आ सकता है, मारवाड़ शैली और मेवाड़ शैली। इन तीनों शैलियों का प्रभाव दृष्टिगोचर किस शैली में होता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए देवगढ़ शैली। अब चाउंड शैली। चाउंड शैली के बारे में हम पढ़ते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ा था, पहले वीडियो में चाउंड शैली का हमने थोड़ा जिक्र किया था। चाउंड शैली किसके शासनकाल में विकसित हुई थी, विकास हुआ था? तो महाराणा प्रताप सिंह और उसका बेटा महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में ये पली बड़ी और विकसित हुई थी। आपका उत्तर आना चाहिए कि महाराणा प्रताप और अमर सिंह के शासनकाल में इसका विकास हुआ था चाउंड शैली का। और ये शैली में एक चित्रित ग्रंथ था रागमाला सेठ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, रागमाला। रागमाला अपने 3 जगह पढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे, रागमाला हम मारवाड़ में पढ़ेंगे और रागमाला हम आड़ती शैली में भी पढ़ेंगे। इसलिए आपको तीनों के अलग अलग याद करने किनके द्वारा रागमाला सेठ तैयार किया गया। तो यहां ये रागमाला सेठ 1605 में जो चित्रित किया गया था वो किया गया था नसीरुद्दीन के द्वारा। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया, चाउंड शैली में विकसित रागमाला सेठ 1605 में जो किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो नसीरुद्दीन के द्वारा चित्रित किया गया था। तो आपको तीनों चारों बातें याद करनी है। रागमाला सेठ मेवाड़ की किस शैली से संबंधित है? चाउंड शैली से। रागमाला सेठ को कब चित्रित किया गया था? 1605 में। और रागमाला सेठ किन, इसके चित्रकार कौन थे? नसीरुद्दीन। तो इस प्रकार से आपके सामने किसी भी प्रकार का प्रश्न आए आप इजी वे में हल कर पाओगे। यानी आपको जब भी आरपीएससी या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से संबंधित परीक्षाएं देनी है तो उसके पीछे वाले पेपरों को जरूर चेक कीजिए, आप किस प्रकार का स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं एग्जामिनर, उसी के अनुसार अपनी तैयारी कीजिए। आजकल राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड थोड़ा सा अंदर जाके डेप्थ में जाके प्रश्न पूछने लगी है, इसलिए आपकी तैयारी भी थोड़ी डेप्थ में होनी चाहिए, क्योंकि लोगों से हटके अपने को सिलेक्शन देना है तो तभी दे पाएंगे जब हम लोगों से हटके तैयारी करेंगे। तो इसलिए आपको ये याद करना है। मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल अब ये आ गए हमारी। इससे पहले हमने कौन सी स्कूल पढ़ ली? मेवाड़ स्कूल में पढ़ ली। मेवाड़ स्कूल में हमने पढ़ ली, उदयपुर शैली पढ़ ली थी, नाथद्वारा शैली पढ़ ली थी, चावंड शैली पढ़ ली, देवगढ़ शैली पढ़ ली। इसके अलावा मैंने आपको और भी बताया था, तो वो बनेड़ा शैली है, वो उसका संबंध किस शैली से है? बनेड़ा शैली। तो बनेड़ा शैली आ जाए तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? बनेड़ा शैली का संबंध मेवाड़ स्कूल से है। बस इतना ही याद करना, उसमें कोई विशेष और कुछ है नहीं, लेकिन वो दे रखा है आरबीएससी की किताब में बनेड़ा शैली। तो कई एक बार पूछा गया था प्रश्न, उनियारा शैली का संबंध किस स्कूल से है? तो उनियारा का संबंध है ढूंढाड़ स्कूल से। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो आपको उस शैली में जो मैंने पहले वाली वीडियो में बनाया था, उस वीडियो में जाके आप आराम से देख सकते हैं कि मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियां आती हैं। मेवाड़ मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली का उद्भव, इस शैली का उद्भव सबसे पहले किसके? मालदेव। मालदेव के टाइम में मारवाड़ शैली का विकास होना शुरू होता है। और मारवाड़ शैली का गोल्डन टाइम किसके काल को कहा जाता है? मारवाड़ शैली का गोल्डन टाइम कहा जाता है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो मेवाड़ का शासक, मारवाड़ का शासक था, उसके टाइम को मारवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। मानसिंह भी अगर आ जाता है तो मानसिंह काल में भी खूब वृद्धि हुई थी मेवाड़ मारवाड़ चित्रकला शैली की। मानसिंह काल में जो नाथ संप्रदाय है ना, उससे संबंधित ज्यादा चित्र देखने को मिलते हैं, क्योंकि मानसिंह ने माननाथी जो संप्रदाय है उसके लिए महामंदिर का निर्माण भी करवाया था। उसके आशीर्वाद से वह मारवाड़ की राजगद्दी पर बैठा था, इसलिए मानसिंह के काल में भी मारवाड़ चित्रकला शैली का विकास हुआ है। मारवाड़ शैली के चित्रकार कौन है? आप भाट्टी नाम जहां भी आए ना, भाट्टी, अमरदास भाट्टी, शंकरदास भाट्टी, दाना भाट्टी, राम सिंह भाट्टी, शिवदास भाट्टी, किशनदास भाट्टी, वीरजी भाट्टी, भाट्टी जहां आए आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? मारवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना, अमरदास भाट्टी, शंकरदास भाट्टी। अमर कौन होता? शंकर जी के, शंकर का पहला पेकर लोग अमर हो गए। शंकरदास भाट्टी, अमरदास भाट्टी, दाना भाट्टी है, राम सिंह भाट्टी है, शिवदास भाट्टी है, शिव शंकर, शिव और शंकर क्या हो गए? अमर हो गए। शिव जी और शंकर अमर हो गए। किशनदास भाट्टी का संबंध भी किससे है? मारवाड़ स्कूल से या मारवाड़ शैली से है। इस शैली का प्रमुख चित्र, अब 3-4 चित्र पढ़ेंगे इस शैली के। किसके? मारवाड़ चित्रकला शैली के 3-4 चित्र पढ़ेंगे। एक चित्र आता है रागमाला या चित्रावली या रागमाला सेठ। रागमाला सेठ जो मारवाड़ शैली का था,
उसको चित्रित किया था वीरजी भाटी ने। ये रहा, मैंने इससे पहले ऊपर वाला भी बताया था आपको, रागमाला सेठ जो 1605 में सावण शैली से संबंधित था, इसको चित्रित किया था नसीरुद्दीन ने। लेकिन मारवाड़ शैली का रागमाला सेठ को किसने चित्रित किया था? वीरजी भाटी ने। तो आपके ये चित्र का, इसका साथ में चित्रकार भी और ये चित्र भी याद होना चाहिए। एक और चित्र, महाराणा अभय सिंह के दरबार में एक चित्रकार था, अभय सिंह, वही अभय सिंह जिसने आदेश दिया था कि जड़ली गांव में वृक्ष काटने का, तो वही अभय सिंह है। इसके चित्रकार थे डालचंद। डालचंद के द्वारा एक चित्र बनाया गया है जो आज भी वहां मारवाड़ संग्रहालय में देखने को मिलता है। वो चित्र था महाराणा अभय सिंह को नृत्य देखते हुए, उसके दरबार में नृत्य करते हुए उसको देखते हुए दिखाया गया है। महाराणा अभय सिंह दरबार में बैठे हैं, सामने नर्तकी नाच रही हैं, हाँ ना, उनको दिखाया गया है चित्र में अभय सिंह को कि वो नृत्य देख रही हैं। इस प्रकार से महाराणा अभय सिंह के टाइम में जो चित्रकार था डालचंद, उसके द्वारा कौन चित्र बनाया गया था? महाराणा अभय सिंह को नृत्य देखते हुए चित्रित किया गया था। एक ग्रंथ, मारवाड़ शैली के अधिकांशतः ग्रंथ वो प्रेम आख्यान से संबंधित है। प्रेम आख्यान से का मतलब होता है प्रेम की कहानी है इसमें, जैसे डोहला मरवंडरी, उजली जेठवा, रूपमती बाज बहादुर, मुम्मल महेंद्र। आपने सुना होगा मुम्मल महेंद्र। मुम्मल कहां की राजकुमारी थी? मुम्मल एक लोद्रवा की राजकुमारी थी और महेंद्र अमरकोट का राजकुमार था। तो उनके बीच में प्रेम कैसे पनपता है, ये कहानी उस चित्र के माध्यम से बताया गया है कि क्या होता है कि वो अपने बहनों के साथ में, उसकी बहन ब्याही हुई थी किसकी? महेंद्र की, गुजरात में। और गुजरात में जब उसकी बहन के पास साथ में अपने बहनों के साथ में आता है तो वो यहां से लोद्रवा से होकर गुजरते हैं तो उनको प्यास लगती है तो वहां मुम्मल जो लोद्रवा की राजकुमारी थी उसका जो महल होता है उसके सामने वहां खूब मतलब पहरेदार होते हैं। फिर वो राजकुमार आता है, अपनी बातें बताता है, वो कहां के राजकुमार हैं, तो उनका मिलन होता है किसके साथ में? मुम्मल के साथ में। और उनके अंदर क्या होता है? प्रेम का उमाड़ उखड़ जाता है। फिर क्या होता है कि वो चले जाते हैं, लेकिन बाद में महेंद्र है ना, वो मुम्मल को पाने के लिए वो हर रात क्या करता है, वहां से अमरकोट से रवाना होता है। देखो पूरी रात वो अमरकोट से रवाना होने के बाद लोद्रवा पहुंचकर और मुम्मल से उसकी मुलाकात होती है और मुम्मल से मिलके वो जाते हैं। हर रात की कहानी होती है, वो रात को चलता है, सुबह वापस अपने अमरकोट पहुंच जाता है। इस प्रकार से उनका प्रेम परवान चढ़ने शुरू देता है। लेकिन एक दिन होता क्या है, एक दिन अमरकोट का जो रानिया थी, उनकी राजकुमार रात को जाता कहां है, तो उनको से पता चला। तो उन्होंने देखा कि ये उन्होंने जिस ऊंट के ऊपर जाता था ना, वो ऊंट बदल दिया उस रात। तो वो ऊंट उस रात पहुंच नहीं पाया, बाद में वो देरी हो गई। तो वो वहां जाके देखा तो मुम्मल की एक बहन थी, सुम्मल। मुम्मल की बहन कौन थी? सुम्मल। और वो एक खेल खेल रही थी। सुम्मल उसमें पुरुषों का वेश पहने हुए थी। पुरुषों का वेश, दोनों बहनें एक जगह सो गई। जब वहां आके देखा तो महेंद्र ने क्या हुआ कि वो जब ऐसे देखा कि मुम्मल के साथ में कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो वहां से लौट के चला जाता है। वो पीछे वापस मुड़कर कभी नहीं आता। मुम्मल पीछे से क्या करती है, विरागे की स्थिति में आ जाती है, वियोग की स्थिति में आ जाती है और वो महेंद्र को पाने के लिए लगातार प्रयास करती है। महेंद्र कई दिनों तक नहीं आता। वो वहां जाती है मुम्मल खा जाती है, अमरकोट जाती है। अमरकोट जाने के बाद में जब उसको कहा जाता है कि जाके बोलो कि महेंद्र को कि मुम्मल आई हुई है। जब महेंद्र के पास ये समाचार पहुंचता है तो महेंद्र क्या कहता है कि आप कह दो कि महेंद्र मर गया। जब ये समाचार सुनती है तो लोद्रवा की राजकुमारी वहां मर जाती है। जब उस बात का असलियत पता चलता है तो महेंद्र भी क्या हो जाता है, उसकी वियोग में वो भी मर जाता है। ये जितनी भी आपको ये कहानी है, रूपमती बाज बहादुर, ये हमेशा इन लोगों ने प्रेम किया था। प्रेम को वो परवान तक, आखिरी सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए, इनका प्रेम अधूरा रह गया। ये सब कहानियां इससे संबंधित है। ऐसे ही रूपमती बाज बहादुर की है और ये ऐसे डोला मरवण की कहानी है, ऐसी उजली जेठवा की है। तो ये प्रेमा आख्यान ग्रंथ कहां देखने को मिलेंगे? आपको मारवाड़ चित्रकला शैली में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रेमा आख्यान से संबंधित अगर ग्रंथ पूछ ले जाएं तो आप इजीवेम पढ़ दे सकता, ये मारवाड़ शैली से संबंधित है ये ग्रंथ। इजीवेम याद कर लो। जोधपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं, जोधपुर शैली में आप देखोगे तो बादाम सी आंखें, जैसे मेवाड़ शैली में क्या है, मैं से मेवाड़, मैं से मर्ग नहीं, मर्ग के समान आंखें, मीनाकृत आंखें, सॉरी मीनाकृत आंखें, वो किसे? मेवाड़ की। और जबकि
बादाम, बादाम जैसे इस रंग का ऐसे होता है ना, बादाम, बादाम देखो ऐसे होता है। तो ऐसे आंखें बनाई हुई हैं, ऐसे आंखें किसमें बनाई गई हैं? मारवाड़ शैली में बनाई गई है। तो मारवाड़ शैली में बादाम सी आंखें देखने को मिलेंगी। तो ये मारवाड़ शैली की आंखों को आप अच्छी तरह याद कर लेना। बादाम, बादाम का मतलब आप मारवाड़, बादाम सूखा होता है, सूखा चित्र मारवाड़ है, तो मारवाड़ को याद कर लेना। ठीक है। खंजन पक्षी, खंजन पक्षी भी किस शैली में देखने को मिलते हैं? तो खंजन पक्षी की प्रधानता, खंजन पक्षी की प्रधानता देखने को मिलती है मारवाड़ शैली में। आम के वृक्ष की प्रधानता, आम भी देखो कैसा होता है, ऐसा होता है आम। तो आम, बादाम जैसे ऐसे गोल मोटोल ऐसे आम होते हैं, तो जैसे बादाम है वैसे आम है। तो आम के वृक्षों की प्रधानता कौन सी शैली में है? वो भी जोधपुर शैली में। लाल और पीले रंग की प्रधानता, आपको बताया कि क्या बोलते हैं जोधपुर को? सन सिटी। सन का मतलब सूर्य, सूर्य से जो किरणें पड़ती हैं पीले रंग की, वो उसके आधार पर, तो इसमें लाल और पीले रंग की प्रधानता देखने को मिलती है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान दिला, क्योंकि ये आरबीसी किताब में दिया हुआ है। तो पूछ सकते हैं कि लाल और पीले रंग की प्रधानता किस चित्रकार शैली में है? तो आपका उत्तर होना चाहिए जोधपुर, यानी मारवाड़ चित्रकार शैली में है। इनमें पशुएं, पशु देख लो, कुत्ता है, घोड़ा है, ऊंट है। ऊंट आपको बताया कि मारवाड़ या खूब देखने को मिलेंगे, रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो ऊंट है, घोड़ा है और कुत्ता पशुओं की प्रधानता है। इस चित्रकला शैली का एक प्रमुख और चित्र है उक्का पीते हुए, उक्का पीते हुए एक स्त्री को चित्रित किया गया है, एक स्त्री को दिखाया गया है उक्का। तो ये शिवदास भाटी ने इसको चित्रित किया था। ये भी याद कर लेना आप कि उक्का पीते हुए जिस स्त्री का चित्र किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो आपका उत्तर होना चाहिए मारवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। ये किसने चित्रित किया था? शिवदास भाटी। क्योंकि उक्का देखो, चिलम किसमें? शिव जी की भांग जो पीते हैं ना, वो चिलम भांग में भरकर शिव जी की पीते हैं। तो शिवदास भाटी याद कर लेना। उक्का का मतलब एक प्रकार के भांग पी रहे हैं। कौन पीते हैं, किसके अवसर पीते हैं? और शिव जी से याद करना, शिवदास भाटी। इसके बाद अब आगे पढ़ते हैं। देखो, आप धीरे धीरे इन सभी वीडियो को सुनोगे, 2 बार, 1-3 बार ऐसे सुनते जाओगे ना। ये 15-20 मिनट की वीडियो है। आप जब भी टाइम मिले कानों में डाल के आप 15-20 मिनट के लिए एकदम साइलेंट हो जाइए और सुनते जाइए। एक बार लिख लीजिए आप, तो आप में लिखने से क्या हो जाएगा, आप में स्थायी मेमोरी में चली जाएंगी। जब भी आप राजस्थान जीके हो, चाहे किताब की किसी भी कोई भी चीज पढ़ो, आप लिख के पढ़ें, चाहे उसके शॉर्ट तरीके से पढ़ें। जो कंटेंट आपको हार्ड लगे उसको एक अलग डायरी में मेंटेन करिए, आपकी जेब में, पॉकेट में डाल लें। जब भी आप फ्री मूड में हो तो उस समय पॉकेट से निकाल के आप उसको पढ़ लें। तो मतलब एक बात बता दूं आपको, अगर आपको सक्सेस होना है तो सक्सेस होने के पीछे 3 आपको क्या करना है? रीड लेस, कम पढ़ाई करनी है। पढ़ाई तो कम करनी है, रीड लेस। मोर थिंक, अधिक सोचना है। मोर रिवाइज, अधिक रिवाइज करना है। आप भले ही कम पढ़ लो, लेकिन आपके साथ में 2 हथियार होने चाहिए, मोर थिंक और मोर रिवाइज। तो ये इनको लेके पढ़ोगे तो आप तीनों बातें अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो आप बेस्ट दे पाएंगे। आप एग्जाम, किसी भी एग्जाम में जाओगे तो आप में एक आत्मविश्वास पैदा होगा, क्योंकि आपके साथ आपने ये किया है, रीड लेस, मोर देन और मोर रिवाइज। तो आप बेस्ट कर पाओगे। अब आती है अगली शैली, किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली का संबंध इस शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? सावंत सिंह उर्फ नागरीदास। सावंत सिंह जब भी चित्रकारी करता था वह नागरीदास के नाम से करता था। सावंत सिंह वह राजा था किशनगढ़ का। और इसके किशनगढ़ के आसपास आपको बताया कि वल्लभ संप्रदाय सलेमाबाद में है ना, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? सलेमाबाद। और वल्लभ संप्रदाय का संबंध किससे है? कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। कृष्ण और राधा की लीलाओं को चित्रांकन किया गया है, देसी ढंग से उसको ये संप्रदाय मानता है। इसलिए किशनगढ़ शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यह प्रश्न अगर आप आ जाए कि राजस्थान की किस चित्रकला शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए वल्लभ में राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम प्रसंग है उसको दर्शाया गया है। तो ऐसे इसको बारे में, तो इसमें भी किशनगढ़ में एक चित्रकार है बनीठनी, जो कौन थी? एक पर जहां अगर नागरीदास को हम क्या मानते हैं? कृष्ण है, तो बनीठनी उसकी राधा है। तो ये बनीठनी राधा थी और इसमें मोर न्यालचंद के द्वारा चित्रित किया गया था। मोर न्यालचंद जो कि सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार था, इसने बनीठनी का चित्र बनाया था। और बनीठनी के बारे में एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा इसे।
इस चित्र को भारत की मोनालिसा। एरिक डिक्सन के ऊपर 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है 1973 में। तो आपको तीनों बातें याद करनी है। बनी ठनी का संबंध किशनगढ़ शैली से, इसके चित्रकार कौन है, मोर ध्वज निहालचंद है, और इसको मोनालिसा किसने कहा था, एरिक डिक्सन ने कहा था। इसके ऊपर कितने पैसे का टारगेट दिया गया, 20 पैसे का। कब किया गया था, 1973 में, क्योंकि मोस्ट कंटेंट में है इसलिए इसकी हर बातें आपको यादें होनी चाहिए। 2 बार आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। एक और इसका प्रमुख चित्र है चांदनी रात में संगोष्ठी। ये प्रश्न आया हुआ एक बार, चांदनी रात में संगोष्ठी को चित्रित किसने किया था। तो चांदनी, चांद आएगा ना, चांदनी अमरचंद, चांदनी रात में संगोष्ठी अमरचंद इसके चित्रकार हैं। और ये चांदनी रात में संगोष्ठी किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। और चांदनी रात में संगोष्ठी को चित्रित किसने किया था, अमरचंद के द्वारा किया गया था। इस चित्रकला शैली की और विशेषताएं क्या है, किसी भी शैली में, ये देखो आपको बनी ठनी का जो चित्र देखते हो ना, बनी ठनी के वस्त्र आप देखना सफेद पारदर्शी है, तो इसका मतलब इसमें सफेद रंग की प्रधानता है। इसके होठ देखोगे बनी ठनी के गुलाबी रंग के हैं, तो गुलाबी रंग की प्रधानता है। गुलाब का फूल भी उसके हाथ में दर्शाया, कमल को अर्ध मुकुलित कमल है ना, उसके हाथ में दर्शाया हुआ है। आप बनी ठनी के चित्र को देखते हैं तो उसमें इस प्रकार का चित्र देखने को मिलता है। तो नाक में वेसरी आभूषण है, वो मान लो ये नाक है, यानी इस नाक में एक बड़ी सी ऐसे गोल छल्लेदार आभूषण है, उसको बोलते हैं वेसरी। तो आपको पूछ लें कि वेसरी किस प्रकार का आभूषण है, तो नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। एक बार ये प्रश्न पूछ लिया। तो वेसरी आभूषण कौन सी चित्रकला देखने को मिलता है, तो किशनगढ़ चित्रकला शैली में देखने को मिलता है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार याद करने प्रत्येक, सभी को पता है निहालचंद, कोई नहीं पूछेगा। अमरचंद चित्र आ गया, चांदनी रात में संगोष्ठी, कोई नहीं पूछेगा। ये पूछा एक बार छोटू धन्ना और लाडली दास का संबंध किस चित्रकला शैली से है, तो इसलिए आपको जो एकदम मोस्ट है ना, जो कई बार आ चुके हैं, इनके अलावा छोटे नाम ये छोटू धन्ना, नानक राम, लाडली दास और सीताराम, ये किस चित्रकला शैली के चित्रकार हैं, तो किशनगढ़ चित्रकला शैली के चित्रकार हैं। तो आपको इस प्रकार से अगर आप याद करते जाओगे तो आपका चित्रकला शैली में लगभग 2 वीडियो और बनेंगे। हम चित्रकला शैली को कंप्लीट कर लेंगे। जैसी चित्रकला शैली कंप्लीट होगी, हम एक टॉपिक लेके चलते हैं, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे। राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे से आप चाहे रीट हो, चाहे आरपीसी सेकंड ग्रेड हो, चाहे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड हो, उससे 20% आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित प्लस में जो फ्लैगशिप योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं वो उसमें दी हुई होती हैं, उनमें पर्सन आते हैं 20 से 25%। इसलिए हमारे लगभग 5 वीडियो बढ़ेंगे, आपको 5 या 6 वीडियो बनाऊंगा मैं। जो कंटेंट मोस्ट होगा उसको आप मेरी इकोनॉमिक सर्वे को देखिए, जो भी आपकी परीक्षा है उसमें उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। आप देखोगे कि वो सभी प्रश्न आप इजी वे में हल कर पाओगे। इसलिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद सभी को।